चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज हम बात करेंगे हादसा, हिम्मत और हौसलों की। तीन शब्दों ने एक जिस शख्स को बनाया, उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। दरअसल अरुणिमा सिन्हा यूं ही कोई नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करना होता है। उसके लिए जज्बाती फौलादी जो जज्बा होता है वो पालना होता है और हार नहीं मानना होता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो जिंदगी के तमाम पहलुओं पे, तमाम मोड़ों पे हार मान जाते हैं। जब इंसान के अंदर जज्बा हो कुछ कर गुजरने का, तो आदमी कोई भी काम मुश्किल नहीं होता किसी इंसान के लिए। और कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और यही पत्थर उत्तर प्रदेश की बेटी और हरियाणा की बहू बन चुकी अरुणिमा सिन्हा ने उछाला, और आज देश ही नहीं दुनिया उनको सलाम कर रहा है। अरुणिमा सिन्हा हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए जुड़ी हुई है। अरुणिमा सिन्हा, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। अरुणिमा, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, अरुणिमा से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, अरुणिमा को आप देखिए, उनके जज्बे को देखिए। फुटबॉल खेलती हैं, वॉलीबॉल खेलती हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पे वो चढ़ गई, हार नहीं मानती हैं। लोग कहते हैं कि ये लड़की कौन सी मटेरियल की बनी हुई है जो कभी हार नहीं मानी। सोचिए जरा, 11 अप्रैल 2011 को उस दिन जब रात भर वो ट्रेन की पटरियों पे पड़ी रही, दर्जनों ट्रेनें उनकी ऊपर से गुजरती रही, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं माना। लेकिन हार नहीं माना उन्होंने, और आज अपने बुलंद हौसलों की वजह से देश नहीं दुनिया में अरुणिमा सिन्हा की मिसाल दी जाती है। हालांकि अरुणिमा उत्तर प्रदेश की बेटी हैं और हरियाणा की अब बहू बन चुकी हैं। उसके बावजूद जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में अरुणिमा सिन्हा जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर रही हैं। अरुणिमा सिन्हा इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए लाइव जुड़ी हुई हैं। अरुणिमा, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं। बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। जी, थैंक यू सो मच। जी अरुणिमा, आज का दिन हालांकि थोड़ा सा दुखद है हम सब के लिए, क्योंकि हमारे आपके सबके प्यारे अभिनेता इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे पहले हम लोग बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। हम और आप अपने दर्शकों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। एक शानदार एक्टर, एक जिंदा दिल इंसान जो हमारे बीच अब नहीं है, उनकी तमाम यादें जरूर ताउम्र हमारे बीच रहेंगी। अरुणिमा, हमने पहले ही कहा कि हादसा, हिम्मत और हौसला, इन 3 शब्दों ने अरुणिमा सिन्हा को बना दिया। कैसा रहा आपका सफर, हम जानना चाहते हैं। एक्चुअली सफर बात करें सफर की, तो सफर तो बहुत ही कठिन था, लेकिन कहते हैं कि जब बात हिम्मत और हौसले की होती है तो निश्चित तौर पे कोई भी सफर आसान हो जाता है। जब अपनी इच्छा शक्ति से आप उस सफर में पूरे पैशन के साथ चलते हैं तो कोई भी सफर बहुत आसान हो जाता है। और बात करें अगर एवरेस्ट की, कहते हैं ना कि आदमी को फिजिकल से ज्यादा मेंटल स्ट्रांगनेस बहुत चाहिए। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ तो सारी दुनिया ने देखा, लेकिन जो मेंटल जितना मैंने स्ट्रगल किया है वो शायद लोगों को दिखा पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक एक पल की अगर बात करें, उस दौरान जब पैर कटा था तो लोग मुझे बोलते थे कि लंगड़ी और डड़गोड़ी से कर करके मुझे संबोधित करते थे। तो वो जो टिप्पणियां आती थी, मुझे लोगों के बातें आती थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस पल से, क्योंकि 90% ऐसे दिव्यांगजन बेचारे आते हैं कि जब उनके साथ इस तरीके की कोई घटना होती है और लोग इस तरीके के अगर कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट जाता है।
ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है हमारे समाज का, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं उसी समाज में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, जिसके कारण अच्छी चीजें भी निकल के आती, जैसे कि बचेंद्री मैम, टाटा स्टील, ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाटा स्टील ने जैसे मुझे स्पॉन्सर किया और एवरेस्ट की स्पॉन्सर किया था। किसी एक नॉर्मल आदमी पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, तो एक दिव्यांगजन पे निश्चित तौर पे भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। अनिमा, आपके दरअसल पूरी जिंदगी के अगर हम पन्नों को पलटें, समझें, सुने, देखें, महसूस करें, तो एक पल ऐसा आता है कि जब आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन दूसरे ही पल जो सर है वो फख्र से ऊंचा उठता है। दरअसल जो जिस दिन घटना हुई थी उन चीजों को हम जानना चाहेंगे कि कितना उस वक्त की जो यादें आज भी आपके जहन में हैं। बिल्कुल, लेकिन उसको वही कहते हैं ना कि पुरानी ऐसी कुछ अतीत को कभी कभी ऐसे होता है कि छोड़ भी देना चाहिए, लेकिन ये भी लेकिन कोई बात नहीं कि मेरे अतीत से लोग इंस्पायर होते हैं, तो मैं जरूर वो चीजों बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि आपके अतीत को लोग देख कर, सुनकर, समझ कर उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा, जो लोग अपनी थोड़ी सी परेशानियों के आगे निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरुणिमा, बिल्कुल, इसीलिए आपकी जिंदगी को मैं समझना चाहता हूँ। जी, 2011 की बात है। मुझे कुछ बदमाशों ने उठा करके चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था और कंपार्टमेंट में कुछ लूटपाट हो रहा था और 4-5 लोग थे वो, और उन्होंने मुझे गोल्ड चैन थी मेरे गले में, छीनने की कोशिश की, और जब मैंने मना किया, विरोध किया, तो उन्होंने मुझे ऐसे उठाया है और उठा करके चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक पे ट्रेन आ रही थी और मैं उसका इंजन तो ऐसे निकल गया था, लेकिन उसके डिब्बे में से टकरा के इधर से उधर ऐसे टकरा के सर पे नीचे गिरी थी। जब मेरी आंखें खुली थी तो दोनों ट्रेनें ऐसे निकल चुकी थी, तो मैंने ऐसे हाथ रख के उठने की कोशिश की। मेरा माइंड कॉन्शियस काम कर रहा था, तो मैंने उठने की कोशिश की, मैं उठ के खड़ी नहीं हो पा रही थी। मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो पा रही थी, तो मैंने फिर भी मैं कोशिश कर रही थी बार बार, और उसी समय जब मैंने थाई को उठा करके देखा तो मेरा पैर कट के बीच में हैंग हो रहा था। तब मुझे लगा कि मैं नहीं चल सकती हूँ, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। तब मुझे लगा कि मैं नहीं चल पाऊंगी, और पूरी रात उसी ट्रैक पे मैं ये सोचकर एक उम्मीद के साथ में मैं रही कि शायद कोई मुझे बचा ले, शायद कोई बचा ले मुझे। ट्रैक पे चूहे होते हैं और मेरे कटे हुए पैर पे चूहे ऐसे रेंगते थे, और मैं बाद में बॉडी मूवमेंट खत्म हो गया था क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, बॉडी मूवमेंट नहीं, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था, और मैं बेबस लाचार उसी ट्रैक पे। लेकिन सुबह हुआ और गांव वालों, इवन लोग टॉयलेट करते थे तो मेरे ऐसे साइड में पड़ता था, तो लगातार मैं उसी ट्रैक पे पड़ी थी। सुबह गांव वालों ने मुझे देखा, उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली उत्तर प्रदेश ले जाके मुझे एडमिट किया। वहाँ के CMS, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, कहते हैं ना कि डॉक्टर हमारा भगवान होता है, धरती का भगवान होता है, तो वाकई में उनका बहुत ही, जो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट था बहुत ही अच्छा था। उनके पास जो भी लोकल चीजें थी और उन्होंने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया और मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया था। और फिर बाद में जब आप लोगों का सहयोग, मीडिया का बहुत सहयोग रहा है, जब मीडिया में बात आई कि उन्होंने नेशनल प्लेयर है, तो मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ लाया गया। फिर वहां से लखनऊ से मुझे एम्स ट्रॉमा सेंटर नई दिल्ली शिफ्ट किया गया था। बिल्कुल, और इमा, चूंकि पूरे हादसे को मैंने खुद कवर किया था, आपको याद होगा। बिल्कुल, एक वक्त ऐसा था कि मुझे याद है कि उस समय कि जब मैं शायद बेहोश थी, तो उस दौरान भी आप काफी कुछ, आप हमेशा न्यूज से, फैमिली से, परिवार से हमेशा बातचीत करते, फॉलो अप करते रहते थे उससे, जिसकी मैंने यही चीज मैं कह रही हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मुझे एम्स शायद भेजा गया था, नहीं तो शायद मैं KGMC तक ही रह जाती और एम्स भी नहीं पहुंच पाती। उस वक्त तमाम ऐसे चीजें सामने आई, तमाम दिक्कतें आई, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारा, आप जज्बे के साथ लड़ते रहे। अभी अगर हम बात करें तो आप कौन कौन से आपने अभी जो फतह किया है, तमाम एवरेस्ट के अलावा कहाँ कहाँ गई है, किन किन चोटियों पर
तिरंगा फहराया है। और उस वक्त कैसा लगा आपको जब एवरेस्ट पर आपने पता किया था आपके हाथ पे तिरंगा था? एवरेस्ट तो किया ही, क्या वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके से सारे कॉन्टिनेंट्स मैंने किया। लास्ट अभी मैंने 2019 जनवरी में, सॉरी 2019 में जनवरी में मैंने 1 जनवरी को मैंने अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक माउंट विंसन, जिसका फ्लैग ऑफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और मैंने उसको सबमिट किया था। और उसमें भी वैसे तो मुझे लगता है कि सारे जितने भी माउंटेन्स हैं उसमें दिव्यांग महिला पर्वतारोही मैं अकेले ही हूँ पूरे वर्ल्ड में, शायद सब में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये अंटार्कटिका का जो धरती के सबसे नीचे वाले हिस्से में अंटार्कटिका आता है, जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और हवा बहुत तेज, विंड इतनी तेज होती है कि बिल्कुल वहाँ पे जीव बिल्कुल नहीं रह सकता है। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए 6 महीने जहाँ रात होती 6 महीने दिन होता है। वहाँ पे मैंने अभी सबमिट करके मैं आई थी। और जब हाथ में तिरंगा होता, आपने कहा कि हाथ में तिरंगे, जब तिरंगे की बात है, और खास करके जब हम इंडिया में होते हैं, यानी कि जैसे भारत में होते हैं, और सी लेवल पे जब अपने तिरंगे के साथ हो तो शायद वो बात नहीं आती, लेकिन जब किसी कंपटीशन में, किसी ऐसे माउंटेन में होते हैं अपने तिरंगे के साथ, तो जबरदस्त एक इंस्पिरेशन उठता है अपने मन से, अपने दिल से, शायद उस ट्रियो कलर की वजह से, कि जैसे मैं एवरेस्ट की बात अगर बताऊं कि जब मैंने 21 मई 2013 को मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया था, तो मैंने उसके बाद कुछ लोग नॉर्थ साइड से क्लाइम कर रहे थे, मैं साउथ साइड से थी, लोग अपने अपने देश के झंडे को लगा रहे थे, और मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं अपने तिरंगे को उठाऊं और सबसे ऊपर कर दूं कि सारी दुनिया को ये बात पता चले। मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं अपने तिरंगे को मैं सबसे ऊपर लगाना चाहती थी, क्योंकि बात सिर्फ अब मेरी नहीं रह गई थी, अब तो बात पूरे देश की थी, क्योंकि अपने देश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड लाना था, तो उसकी बात ही अलग होती है। सेम इसी तरीके से मेरे हर माउंटेन में मेरे लिए यही था कि मैं चैलेंज स्टार्टिंग में तो खुद के लिए लेती थी, लेकिन बात जब वहां पहुंचकर होती थी तब ये होता था कि नहीं, अब तो तिरंगे की बात है, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। और मैं तो ये थैंक्सफुल हूँ ऊपर वाले की, ऊपर वाला मुझे ऐसा मौका देता है, ऐसी चीजें करने का मौका देता है। नहीं तो बहुत लोग, बहुतों के पैर कटते हैं इस दुनिया में। इस क्या करते हैं कि रोज अगर रेशियो निकाला जाए तो 1, 2, 4, 5 के, तो अगर पूरे भारत का तो 1, 2, 4, 5 के तो रोज ही पैर कट जाते हैं, लेकिन उन 125 करोड़ में मुझे सबसे ज्यादा ऊपर वाले ने मुझे वो नियत बख्शी है कि मैं उस तिरंगे के साथ में दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक में, वर्ल्ड के जितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं सारे हाईएस्ट पीक पर मैं जा पाती हूँ और कर पाती हूँ। बिल्कुल। और नीमा, जब आपने फैसला लिया कि आप एवरेस्ट पे जाएंगी, तिरंगा लहराएंगी, बड़ा मुश्किल फैसला था, तो उस वक्त घर के लोग या फिर आप के लिए कितना बड़ा मुश्किल था? क्या लोगों का कहना था उस वक्त आपके इस फैसले के बाद? देखिए, घर से तो यही था, मेरी माँ स्टार्टिंग में, शायद ये सही भी है कि अगर जिस बच्ची का पैर कट गया हो, और हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी। जिस बच्ची का पैर कट गया हो तो निश्चित तौर पे परिवार के लोग तो कहेंगे ही कि एक पैर कट गया है, फिर उसके बाद ये भी एक पागलपन, क्योंकि लोगों की नजरों में मेरा माउंटेनिंग एक पागलपन था। लोग मुझे सिर्फ ये बोलते थे ये तो पागलपन है, लेकिन फिर बाद में जब मैंने अपनी माँ को समझाया है, बताया है कि आप क्या चाहती है कि मैं उसी जो निगेटिविटी मेरे दिमाग में भर गई थी, या फिर जो लोगों की टीका टिप्पणियां आ रही थी, उस टीका टिप्पणियों के साथ मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। मुझे आज एक मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का दुनिया के सामने। मैंने वो बातें जब उनको समझाई हैं तो फाइनली तैयार हो गई थी। और बाकी तो जैसे हर घरों में होता है, और वैसे मेरे साथ भी वैसे ही था, क्योंकि मैं भी इसी दुनिया का एक हिस्सा हूँ, तो मेरे साथ भी वही चीजें हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी माँ से बहुत जुड़ी हुई थी, मेरी माँ का बहुत सपोर्ट था। और नीमा, कोई ऐसा वाक्य जिसे आप गाँव में भूल नहीं सकती हो, इस पूरे हादसे से लेकर एवरेस्ट पता करना,
पद्म श्री सम्मान मिलना, इन तमाम चीजों के बीच में कोई ऐसा वाक्य जिसे कभी आप भूल नहीं सकते? बिल्कुल। आप मेरी जिंदगी से अगर बात करें, मेरी जिंदगी का हर वो पल ऐसा है कि अगर मैं चाहूं भी भूलना तो मैं भूल इसलिए नहीं सकती क्योंकि वो सारी बातें लोगों को इंस्पायर करती हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं। और रही बात एवरेस्ट क्लाइंब करने की, तो मेरी जिंदगी का अनमोल पल है वो 21 मई 21 मई 2013 को मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पल था और वो पल तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। अगर कह सकते हैं कि मेरा उस अरुणिमा का दूसरा जन्म हुआ था तो उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज मैं वो पल कैसे भूल सकती हूँ कि जब लोग मुझे नेगेटिविटी कह के लोग मुझे बोलते थे कि ये तो सुसाइड के लिए गई थी, इसके पास टिकट नहीं था, टीटी आने पर ट्रेन से कूद गई। लेकिन फिर भी नेगेटिव चीजें तो हमेशा भूल जानी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ये भी कहती हूँ, कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें अपने साथ भी रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव चीजें ही होती हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। क्योंकि जब हम अच्छी चीजें, हमेशा जिंदगी में अच्छी चीजें होती हैं तो हमें कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, मतलब रिलैक्स हो जाते हैं और जीवन में आपके पास सिर्फ प्रॉब्लम्स है ही नहीं, सिर्फ एक कंफर्ट जोन ही है। आप कंफर्ट जोन में जिंदगी जी गए हैं तो यकीन मानिए जितना भी आपने किया है उतने पे ही आप रुक जाएंगे, आपकी ग्रोथ आगे ही नहीं बढ़ेगी। इसीलिए कभी ना कभी जरूरी होता है जिंदगी का उतार चढ़ाव, तो उसको भी याद रखना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ याद रखने की। बिल्कुल। अरुणिमा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटी के रूप में आपको खूब प्यार मिला, देश की बेटी के रूप में प्यार मिला, लेकिन अब आप हरियाणा की बहू हो गई हैं और हरियाणा से लोगों का जो प्यार है वो कितना मिल पा रहा है और ससुराल में फिलहाल चीजें कैसे चल रही हैं आपकी? एक्चुअली मेरे माता पिता, मेरे अपने माता पिता तो नहीं थे। उनका काफी पहले उनका देहांत हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला अगर बहुत कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता भी है, तो कुछ न कुछ जरूर देता है वो। तो मुझे मेरे माता पिता के रूप में मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मिले और हस्बैंड एक कहते हैं रीढ़ की हड्डी की तरह मुझे मिले। और इस तरीके से मैंने सच बताऊं, मुझे यकीन मानिए जब स्टार्टिंग में शादी हुई तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं दिव्यांग हूँ, वो लोग नॉर्मल है, पता नहीं कैसे एडजस्ट हो पाएगा। लेकिन बिल्कुल भी मुझे कभी पता भी नहीं चला। आज करीब 2 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि मैं बेटी हूँ कि बहू हूँ। हमेशा मुझे बेटी की नजरों से वहाँ देखा जाता है। किसी चीज की बाउंडिंग नहीं है मेरे लिए। जो भी वैसे भी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, इवन मुझे खुद इस चीज का कभी कभी लगता है कि मैं चीजें जैसे मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा कर रही हूँ तो हमेशा लोअर टी शर्ट के पहन के, लेकिन मुझे हमेशा यही कहा कि जो कंफर्टेबल हो हमारे शरीर के लिए वही चीज पहनो, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ दुनिया को नहीं अपने ससुराल को भी इंस्पायर कर रही हो। तो मेरे लिए कभी ये बाउंड्री मुझे एक परिवार के रूप में ही मिला है और ऊपर वाले से यही प्रार्थना रहती है कि ऊपर वाला हमेशा पूरा जीवन इसी तरीके से रखे, अच्छे लोग। और बाकी तो उतार चढ़ाव जिंदगी में तो आता ही रहता है। बिल्कुल। अरुणिमा, के वक्त की हमारे पास कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे है कि दरअसल कोरोना संकट पूरे देश में बल्कि विश्व में है। आपकी जो सासू माँ है वो भी हालांकि मास्क बना रही हैं, आप भी जरूरतमंदों को मदद कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी तमाम अपने जो प्रशंसक हैं आपके उनसे इस दौर में जब हर कोई परेशान है, हर कोई मुसीबत में है? जी, देखिए इस महामारी से जो पूरा विश्व जूझ रहा है, कहीं ना कहीं अगर मुझे जहां तक लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फैसले हैं लॉकडाउन का, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। और लेकिन मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने आसपास, इवन खुद अपने ऊपर, जब तक कोई चीज हम खुद पर नहीं लागू करते तब तक दूसरे को हम कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप अपने घर में रहें। अगर कहते हैं ना कि बॉर्डर पे ही लड़ाई लड़ना, जाकर के बंदूक चलाना, तोपें चलाना सिर्फ नहीं लड़ाई है। ये एक जो आज महामारी हमारे देश में चल रही, पूरे विश्व में चल रहा है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। उसमें देश के हर नागरिक एक सिपाही है और एक रक्षा करने वाला, हमारे भारत की रक्षा करने वाला सिपाही है।
तो उसको अब जरूरत है, हर उस सिपाही की जरूरत है देश को सुरक्षित रखने में कि वो अपने घर से ना। बहुत शुक्रिया अर्णिमा सिन्हा, आप जुड़ी हमसे बातचीत की। तो ये है अर्णिमा सिन्हा, जिनकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में होती है। तो पूरी कहानी देखकर अर्णिमा की जिंदगी के बारे में आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास भी अगर हौसला है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों को चलते हैं दिल्ली स्टूडियो प्रिया के पास। शुक्रिया अमितेश। खास तौर पर अगर इस चर्चा की हम बात करें तो जाबाज और हौसलेमंद किस तरह से अरुणिमा की जब हम बात कर रहे थे, उनसे चर्चा कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं। एक बड़ा संदेश हमें जानने को मिलता है कि हम अगर जज्बे के साथ काम करें तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।